हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, वन वेरिएबल देख चुके हैं, याद है। और लीनियर इक्वेशन, इसमें दो टर्म्स हैं, पहला है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है वन वेरिएबल जो देख चुके हैं, और अभी हम लोग बात करेंगे टू वेरिएबल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो अगर आपको दिया है कि किसी नंबर में 5 ऐड करके 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 6, है ना। जब मान लो कोई एक नंबर है, इसमें 5 ऐड किया है और फिर 7 से डिवाइड किया है तो आंसर आता है 6। तो इसके लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं, x हमारा वेरिएबल होगा प्लस 5 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यह इक्वेशन एक आता बन जाता है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है ना, वेरिएबल एक ही है, वो है x। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने की अभी बात नहीं कर रहे हम लोग, इक्वेशन होता क्या है यह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, x। क्लियर है। तो वेरिएबल एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, दो भी हो सकता था। अगर वहीं बोल दें कि किसी नंबर में 5 ऐड करके 7 से डिवाइड करने से दूसरा नंबर है y जिसका 6 गुना हो जाता है ना, ऐसा भी हो सकता था ना। x में अगर 5 ऐड किया और 7 से डिवाइड किया तो ये y से 6 गुना हो जाता है, बिल्कुल हो सकता था। तो अब इसमें आ गए वेरिएबल कितने, 2, है ना। तो अभी इस तरह के इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें हमारे पास होंगे 2 वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल वाले हुए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल मतलब वेरिएबल 2 हुए। अब कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं 5x प्लस 7 इज इक्वल टू k, और k इसे कांस्टेंट। जब ऐसी बात हो k इसे कांस्टेंट जब कह दिया जाए तो इसका मतलब है कि k वेरिएबल नहीं है, k की वैल्यू हमें पता है, k को वेरिएबल नहीं मानेंगे उस केस में। या c, कांस्टेंट को जनरली c या k मानते हैं। कांस्टेंट अगर है तो इसको वेरिएबल में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू c, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, तब होगा जब c इज कांस्टेंट। ठीक है, कहीं कहीं पे इसकी भी जरूरत पड़ जाती है हमें। तो ये तो ही नंबर ऑफ वेरिएबल की बात। अब आता है लीनियर। ये लीनियर क्या होता है, लीनियर उसको बोलते हैं जब हमारा जो वेरिएबल है उसको किसी दूसरे वेरिएबल से अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। मतलब x की पावर स्क्वायर नहीं हो सकता है, x का क्यूब नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ अगर नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा x है अकेला। इसको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे एक नॉन लीनियर इक्वेशन मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर हमें दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 3, दे सकते हैं ऐसा। ठीक है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उन सब से कोई मतलब नहीं है। अभी हमें सॉल्व करने की बात करनी नहीं है, हमें सिर्फ यह बताना है कि x की पावर यहाँ 2 है। तो यह कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। पता है, नाम तो याद होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें x की पावर सीधी सीधी 1 होगी, हर जगह 1 होगी। मैक्सिमम पावर 0 हो सकती है x की पावर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 1 हो सकती है ना। स्क्वायर रूट की हम लोग बात नहीं कर सकते, यहाँ पे स्क्वायर रूट x की बात नहीं होगी, x की पावर 3/2 की बात नहीं होगी, x की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। तो होगा यह लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तो आप कहोगे x और y 2 वेरिएबल है अगर हमारे पास, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 5 लिख दूंगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा या नहीं। एक्स वाई इज इक्वल टू 5 अगर लिख दूं तो यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा या नहीं, नहीं, यह भी नहीं होगा।
ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। जब तक लीनियर इक्वेशन में है तो हम लोग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। पावर जब भी लेते हैं हम लोग, दोनों वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं सबके पावर को ऐड करने के बाद हम लोग मैक्सिमम पावर निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो पावर क्या आ जाएगा? 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। बात समझ में आ रही है? सिर्फ x की पावर से मतलब नहीं है, x और y अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दोनों की पावर को ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो पावर हो जाएगी 2, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ होंगे इस तरह के, कुछ इस तरह के। ये है लीनियर इक्वेशन, x + 4y = 25, है ना। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, और दोनों की पावर 1 और 1 है। 2 का कोई सवाल नहीं है, एक्स वाई भी नहीं है। तो यह है एक लीनियर इक्वेशन। यहां पे देखो 2a - 9 = c, यह भी लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? एक a है एक c है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब उसी चैप्टर में तो हम लोग 2 वेरिएबल के इक्वेशन की ही बात करेंगे। यह तीसरा इक्वेशन का एग्जाम्पल है। 7t + z = k, वेयर k इज कांस्टेंट, यह लिखा हुआ है बगल में। अगर ऐसी बात हो जहां पे k इज कांस्टेंट है तो k को वेरिएबल में काउंट नहीं करना है। हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल हो गए, t और z। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, x1, y1, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, कैपिटल N, स्मॉल m, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। बस वेरिएबल की संख्या 2 होनी चाहिए और पावर 1 होनी चाहिए, तो वो होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमारा पहला इक्वेशन है 3x + 4y = 25। x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, इस सबसे सिंपल फॉर्म में है ये, इससे और सिंपल में इसको नहीं लाया जा सकता है ना। x एक ही बार आ रहा है, y भी एक ही बार आ रहा है, कांस्टेंट भी एक ही बार आ रहा है, तो ये सबसे सिंपल फॉर्म में। इससे ज़्यादा सिंपल तो कर नहीं सकते हम लोग इसको। जब हम लोग सॉल्व करने की बात करते थे तो क्या करते थे? सारे वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ इकट्ठा करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कुछ निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ तो सब किया कराया है, x भी एक जगह है, y भी एक जगह है, कांस्टेंट भी एक जगह है, तो इसके साथ अब हम लोग और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसी नौबत आ जाए कि इस तरह का कोई इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना ही है, तो इसमें गेस वर्क करेंगे थोड़ी देर के लिए। मान लो x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है अगर, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन? 3x, x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 लिख देता हूं मैं। 3 × 1 + 4y = 25, है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4y = 22। यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 5.5, है ना। तो यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5.5 होगी। यहां से इतना ही पता चलेगा, यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5.5 होगी। यदि x की वैल्यू 2 हो गई तो x की वैल्यू को 2 रखा प्लस 4y = 25। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 25 में से 6 चल जाएगा, 19, 19/4, है ना। x की वैल्यू यदि 2 हुई तो y की वैल्यू क्या होगी? 19/4। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बिल्कुल इसी तरह। तो इसमें हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी सही वैल्यू है, इसमें कोई भी सही वैल्यू हो सकती है, या ये सारी की सारी वैल्यू सही हो सकती है। x जब 1 है तो y 5.5 है, ये इक्वेशन सही है ना। x की वैल्यू को 1 रखो यहाँ पे, y की वैल्यू को 5.5 रखो, तो कितना होगा? 3 × 1 + 4 × 5.5 = कितना होगा? 3 + 22 = 25, है ना। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू अगर 2 रखो, y की वैल्यू 19 रखो, तो क्या होता है? 4 कैंसिल होता है, 19 + 6 25 हो जाता है। तो
तो ये कोई भी वैल्यू रखो तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है। तो इससे एक फाइनल हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू अगर 3 रख दी तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी? 16/4 4 हो जाएगा ये, है ना। 3 और 4, 3 3 9, 4 4 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। x की वैल्यू का अगर 4 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13/4। जैसे जैसे हम लोग x को बदलते जाएंगे उसी तरह से y बदलता चला जाएगा। अब x के हमने 1 2 3 4 रखा है, 1.1 भी रख सकते थे ना, -2 भी रख सकते थे, 0 भी रख सकते थे। अब बोलोगे कि x को क्यों रख रहे हैं, y को भी रख सकता था ना, y को रख सकते थे। y की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू? 3x इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अगर y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7, है ना। 7 या 21 + 4 25। तो इसमें कुछ भी आप रखो, कहीं भी रखो, कुछ ना कुछ आंसर आते चला जाएगा। तो सही आंसर क्या है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी एक नंबर अगर ले लेंगे तो वो सही है, कोई भी 4 ले लेंगे तो भी सही है, कोई भी 10 ले लो वो भी सही है, सबके सब सही हैं। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस इसके सही हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम में क्या बात करते हैं? कोई एक सॉल्यूशन निकालने की। अगर एक सॉल्यूशन निकालना है तो हमारा काम एक इक्वेशन से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से, है ना। चलो करके देख लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले पहले। 2a - 3c इज इक्वल टू 9, है ना। अब a की वैल्यू कुछ रखेंगे तो हमें c की वैल्यू कुछ मिलनी चाहिए। a की वैल्यू अगर 1 रखा तो c कितना आएगा? c कितना आएगा? c को इधर लाना होगा, 9 को इधर लाना होगा। 2 - 9 - 7/3, है ना। a की वैल्यू ये रखा 1 रखा तो c की वैल्यू आ गई -7/3, ठीक है। a की वैल्यू 2 रखते थे तो भी कुछ और आ जाता है। a की वैल्यू अगर 2 रखा तो c की वैल्यू कितनी आएगी? -5/3, है ना। a की वैल्यू 3 रख देते अगर तो क्या आता? c की वैल्यू 1 -1। तो जैसे जैसे हम लोग a की वैल्यू चेंज करेंगे c बदलता जाएगा, या जैसे जैसे c को बदलेंगे a बदलता जाएगा, ठीक है ना। हम लोग कोई एक आंसर पे नहीं आ सकते हैं। अब यह सही है और ये गलत है, ये किस आधार पे कर सकते हैं हम लोग? कोई कुछ भी है ऐसा इंफॉर्मेशन आधार जिसके बेसिस पे हम लोग कह सके कि a इक्वल टू 2 c इक्वल टू -3/2 सही, -5/3 सही है और यह गलत है? ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। दोनों सही है, दोनों बराबर बराबर सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यह खासियत होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो मिटा दूं इसको। जब हम लोग तीसरे इक्वेशन की बात करेंगे 7t + z इज इक्वल टू k, यहां पे ध्यान देने वाली बात यही है कि k कांस्टेंट है। k हमें पता नहीं है लेकिन है तो कांस्टेंट। यहां से k को निकाल सकते हैं। k की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आ जाएगा? k - 7t, है ना। अब देखो फिर से वही, t की वैल्यू कुछ भी रखो हमें k की वैल्यू में z की वैल्यू मिलती जाएगी। t की वैल्यू 1 रखा, t की वैल्यू अगर 1 रखा तो z की वैल्यू क्या होगी? चार्ट इस तरह से एक बना सकते हैं, k - 7, t की वैल्यू 2 रखा, k की वैल्यू k - 14,
k की वैल्यू 1.5 रखा, t की वैल्यू 1.5 रखा, k की वैल्यू k माइनस 10.5। इस तरह से हमें हजारों लाखों जितनी चाहे उतनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोई अंत है क्या कितनी वैल्यूज निकल सकती है? t की वैल्यू के ऊपर कोई सीमा नहीं है हमारे पास, t इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हो सकते हैं, उसी तरह से z भी इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं तो पता चल गया। अब सॉल्व करने की बात हम लोग करते हैं। अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया है तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि हजारों हमारे पास वैल्यूज मिलती जाएंगी। इसमें क्या क्या वैल्यूज मिल सकती है, x और y। एक टेबल बना देता हूं मैं। x की वैल्यू 1 रखा तो y क्या आएगा, 5/2। x की वैल्यू 2 रखा तो 2 है ना, ऐसे ही आ रहा है ना, y इज इक्वल टू 6 माइनस x/2। बस इसमें x की वैल्यू डालना है और निकाल देना है। x की वैल्यू 3 रखा तो 3/2, इसकी वैल्यू 4 रखा तो 2/2 मतलब 1। ठीक है, तो इस तरह का एक चार्ट हमें मिल जाएगा, लंबा चौड़ा चार्ट। x की वैल्यू बदलते जाओ। अब 1 और 2 के बीच में भी मैं चाहूँ तो हजारों वैल्यू चूज कर सकता हूँ, है ना। 1.1, 1.01, 1.001, 1.00001, लाखों वैल्यूज 1 और 2 के बीच में मैं निकाल सकता हूँ और उसी के अनुसार लाखों वैल्यूज y की मुझे मिलती चली जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा भी अगर एक x में चेंज होगा तो y चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके अनुसार चेंज मिल जाएगा हमें। अब अगर कहा जाए कि नहीं हमें एक ही नंबर चाहिए, एक ही चाहिए, x की वैल्यू 1 चाहिए और y की वैल्यू भी कोई 1 चाहिए, तो उसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिएगा। मान लो एक और इक्वेशन मैंने रखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन था, है ना, यह दूसरा इक्वेशन है। जब दो इक्वेशन हो जाएंगे तब हम लोग इसकी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, एक कोई सॉल्यूशन अब निकल सकता है इसका। पहले इक्वेशन का चार्ट हम लोग बना चुके हैं, दूसरे इक्वेशन का अगर चार्ट में बना लूं तो x y, ऐसे ही एक चार्ट बना लेंगे इसका भी। x की वैल्यू अगर 1 रखा तो y की वैल्यू 5, x2 रखा तो y 4, 3 रखा तो 3, 4 रखा तो 2, है ना। इस तरह से एक चार्ट हमें पहले इक्वेशन से मिलता है, एक चार्ट हमें दूसरे इक्वेशन से मिलता है, और इसमें हमें चुनना होता है जो नंबर दोनों में कॉमन हो। कितने नंबर कॉमन मिल सकते हैं इन दोनों में, कितने नंबर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो, अगर इक्वेशन सॉल्व होने वाला है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा मिलेगा, एक ही सेट ऐसा मिलेगा जो दोनों में हो। अभी तक कोई कॉमन दिख रहा है? 1 से 5 मिल गया, 2 से इधर 5/2 था, इधर 5 है। 2 की बात करें तो इधर 2 है, इधर 4 है। 3 की बात करें तो इधर 3/2 है, इधर 3 है। 4 की बात करो तो इधर 1 है, इधर 2 है ना। सब बदलता जा रहा है। लेकिन इक्वेशन सॉल्व तभी होगा जब हमें कोई एक वैल्यू ऐसा मिलेगा जो इधर भी आए, इसमें भी आएगा, मतलब x और y का पूरा सेट इधर इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। सिर्फ एक पेयर ऐसा मिलेगा तब ये इक्वेशन सॉल्व हुआ बोलेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ एक पेयर यदि ऐसा हो जो इसमें भी सेटिस्फाई कर दे और इसमें भी सेटिस्फाई कर दे तो हम लोग बोलेंगे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। पॉसिबिलिटी क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे नंबर्स रिपीट हो जाए, है ना। दो चार्ट अलग अलग बन रहे हैं, इसमें चलो अभी तक एक नहीं मिला, हो सकता है बहुत सारे मिल जाए, हो सकता है एक भी ना मिले। दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है बहुत सारे मिल जाए, हो सकता है एक भी ना मिले। सारी तरह की कंडीशंस इसमें हो सकती हैं। खैर, अलग अलग कंडीशंस की बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अभी एक की बात करेंगे, ऐसे इक्वेशंस की बात करेंगे जिसमें हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए, इस तरह का एक सेट मिल जाए। x1 और y1 मान लो उसको नाम दिया, तो ऐसा एक x1 और y1 मिल जाए जो दोनों इक्वेशन में
फिट बैठ जाए। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसी तरह के इक्वेशन की बात करेंगे। ये दिमाग में रखना है कि यह पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा मिल जाए। हो सकता है बहुत सारे नंबर रिपीट हो, इधर और इधर बहुत सारे नंबर रिपीट हो, कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है एक भी ना मिले, है ना। इस चार्ट में और इस चार्ट में हो सकता है एक भी कॉमन ना मिले, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग सिर्फ वैसी ही बात करेंगे जहाँ पे एक पेयर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर मिलेगा x1 और y1 जो दोनों साइड आता है। इसमें ऐसा कौन सा पेयर हो सकता है? ऐसा कौन सा पेयर हो सकता है इस दोनों में? ऐसा पेयर इसमें तब मिलेगा जब हम लोग y की वैल्यू को 0 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आएगी ना। और इसमें भी जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी ना। यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 रख दिया तो सीधा सीधा x इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी तो x इक्वल टू 6 आ गया। ये 6 और 0 एक ऐसा पेयर मिला हमें जो दोनों में आ रहा है ना। इस वैल्यू से हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। समझ में आ रहा है? इक्वेशन सॉल्व करना हो सकता है आपको आता हो, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं होंगे। तो हमारा सॉल्यूशन इस सेट का क्या है? x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, जो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, मिटा दो इसको। समझ में आ गया है? चाहो तो इसमें चेक कर सकते हो, और नंबर्स लेके चेक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यही एक पेयर मिलेगा जो दोनों में कॉमन है। ऐसा कोई पेयर और नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, चलो अब इसको मिटा देता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, यहां पे तो सीधा सीधा हमें दिया है ना, b इज इक्वल टू 5a प्लस 4/2। सीधा सीधा है तो इक्वेशन में ही दिया हुआ है। जैसे जैसे a की वैल्यू बदलेंगे b की वैल्यू बदलती जाएगी। a की वैल्यू चाहे जो रखो, b की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। कुछ ट्राई करके देखें। वैल्यूज a और b, a को 1 रखा तो b 5 प्लस 4 9/2, a को 2 रखा तो 7 14/2 7, 3 रखा तो 19/2, 4 रखा तो 24/2 12। इस तरह से हमारा चार्ट लंबा बनता चला जाएगा, बनता जाएगा। तो साथ में अगर एक इक्वेशन और होती तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। मान लो एक इक्वेशन मैंने और लिख दिया, 2a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन गया। अब एक चार्ट हम लोग दूसरे का भी बना सकते हैं, है ना। a और b, इसका अगर चार्ट बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे तो हमें b क्या दिया है? b इज इक्वल टू 11 माइनस 2a हो जाएगा ना इसमें। b इज इक्वल टू 11 माइनस 2a। a की वैल्यू 1 रखी तो b की वैल्यू क्या आएगी? 9। a की वैल्यू 2 रखी तो b की वैल्यू 7। देखो मिल गई एक वैल्यू, है ना। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 दोनों में आ गया। आगे और रख के हम लोग चेक कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी कॉमन। a की वैल्यू 3 रखेंगे तो अब रिपीट नहीं होगा। a की वैल्यू 3 रखी तो 5, 4 रखी तो 3, है ना। अब रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही रिपीट होगा, सिर्फ एक ही बार ये रिपीट होता है। जनरली जो इक्वेशंस हमें मिलेंगे सारे में यही होगा कि एक पेयर ऐसा मिलेगा जो दोनों में आता है, बाकी दोनों सारे के सारे पेयर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो यह तो अब लंबा तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। यह तरीका था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन अगर दी जाए तो उसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। इतनी देर तो लगा के सॉल्व नहीं करना है ना, एग्जाम में फटाफट आंसर चाहिए होता है।
तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।